हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम एलडीसी एसओ एग्ज़ाम 2018 एवं 19-20 में आरटीआई से पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2018 में आरटीआई से कुल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहीं 2019-20 में आरटीआई से केवल 7 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम कुल 27 क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चंस लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चंस है वो क्या कहता है? पहला क्वेश्चंस कहता है डिजिग्नेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। यानी इसमें ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो कापियों है कापियों का अपॉइंटमेंट पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा आरटीआई के किस सेक्शन में दिया हुआ है, किस सेक्शन के द्वारा किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कापियों का जो अपॉइंटमेंट है वो सेक्शन 5(2) में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो पहला है सेक्शन 3(1), तो सेक्शन 3 में जो है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। किसको दिया हुआ है? तो सिटीजन को दिया हुआ है। 3(2) नहीं है इसमें, 3(2) आरटीआई में है ही नहीं। 4(1) है, 4(1) में ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज है। और सेक्शन 5(2) में कापियों का अपॉइंटमेंट हुआ है। किस पर्पज के लिए? तो क्या है, एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए, सब डिविजनल लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपील को रिसीव करने के लिए, उसको फॉरवर्ड करने के लिए सीपीआईओ के पास, सीआईसी के पास, एसआईसी के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, उसको देखते हैं। इसमें क्या है? द पर्पज ऑफ सुओ मोटो डिस्क्लोजर अंडर विच वन ऑफ द following sections of RTA 2005 is to place a large amount of information in the public domain on a proactive basis to make functioning of the public authorities more transparent and also to reduce the need for individual RTA applications। बेसिकली इसमें दिया हुआ है कि आरटीआई के किस सेक्शन के द्वारा सुओ मोटो डिस्क्लोजर की बात कही गई है, जिससे कि पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी आए और लोग जो है आरटीआई एप्लीकेशन का कम इस्तेमाल करें। तो आप जानते ही हैं ये किस में दिया हुआ है? सेक्शन 4 में। तो आप देख रहे हैं सेक्शन 4 कितना महत्वपूर्ण है। जो ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज है वो कितना महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब पहला सेक्शन 2 क्या है? तो सेक्शन 2 में डेफिनीशन दिया हुआ है। सेक्शन 6 में क्या है? तो हाउ टू फाइल आरटीआई एप्लीकेशन, किस तरह से एप्लीकेशन फाइल करना है, और जो है एप्लीकेशन को किस तरह से दूसरे पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेक्शन 8 में जो है एग्जेम्पशन दिया हुआ है, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्ट किया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एन एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड that the demand draft bankers check IPO submitted by the applicant has been drawn in the name of account officer has been drawn in the name of account officer। क्या है? may result to refusal to accept the application। it may result into imposition of penalty by CIC on the concerned CPIO which one of the following sections under RTI 2005। बेसिकली ये बोल रहा है कि जो आरटीआई रिक्वेस्ट का जो रिफ्यूजल है किस ग्राउंड पे? तो किसी ने जो है बैंक ड्राफ्ट हो गया या आईपीओ जो है आईपीओ हो गया, वो किसके नाम से दे दिया है? अकाउंट ऑफिसर के नाम से दे दिया है। तो उस ग्राउंड पे अगर सीपीआईओ किसी के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा तो जो सीआईसी है वो सीपीआईओ के ऊपर किस सेक्शन के तहत पेनल्टी लगा सकता है। तो बेसिकली ये बात सही है कि जब मान लीजिए कोई एप्लीकेंट है और जो है वो अकाउंट ऑफिसर को एड्रेस करके जो है आईपीओ दिया है या बैंकर चेक दिया है तो सही दिया है, क्योंकि जो पोस्टल ऑर्डर है या बैंक अकाउंट जो बैंक चेक्स है या डिमांड ड्राफ्ट है वो अकाउंट ऑफिसर के नाम से ही देना होता है। तो उसने तो सही दिया है, और इस ग्राउंड पे अगर सीपीआई रिजेक्ट करेगा तो इस पे क्या हो सकता है? पेनाल्टी लगाई जा सकती है। और पेनाल्टी किस में दिया हुआ है? सेक्शन 20 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सेक्शन 20। सेक्शन 16 में क्या दिया हुआ है? तो सेक्शन आप जानते हैं
कि 12 से लेके 12, 13, 14, 12, 13, 14 से 12 से लेके 14 तक CIC है और 15 से लेके 17 तक SIC है। तो इसमें 16 में जो है टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस है SIC का है टर्म्स ऑफ ऑफिस, यानी कितने साल वो ऑफिस को होल्ड करेगा। और जो है कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है, सेक्शन 18 में कंप्लेंट है और सेक्शन 22 में ओवरराइडिंग इफेक्ट है RTI का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4 नंबर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द RTI एक्ट 2005 इनेबल्स द गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब एप्लीकेशंस फी फॉर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बोल रहा है कि RTI एक्ट का कौन सा सेक्शन जो है गवर्नमेंट को इनेबल करता है RTI फी क्या करने के लिए, प्रिस्क्राइब करने के लिए। कौन सा से, यानी गवर्नमेंट को कौन रूल बनाने के लिए कौन सा जो प्रोविजन है RTI का वो पावर देता है, तो वो है RTI एक्ट के 6(1) में। इसमें दिया हुआ है ये दिया हुआ है 6(1) में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6(1) में दिया हुआ है कि जो RTI एप्लीकेंट है वो अपने साथ जो प्रिस्क्राइब फी है वो भी लगाएगा। ठीक है, 8(1) में क्या है, एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन है। 10(1) में क्या है, सेवरेबिलिटी है। 12 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शंस ऑफ RTI एक्ट 2005 प्रोवाइड दैट ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर में सीक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर ऑफिसर फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ हिज या हर ड्यूटीज। बेसिकली इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि RTI के किस सेक्शन में यह बताया गया है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो अपने ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए किसी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स का हेल्प ले सकता है। तो ये है ये जो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 4 है उसमें बताया गया है, 4 और 5 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आप देख रहे हैं RTI के हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो RTI जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके रिगार्डिंग हमने जो है 15 वीडियोज बनाए हैं जो जिसमें 1 से 31 तक सारे सेक्शन कवर किए गए हैं, दोनों शेड्यूल कवर किए गए हैं और लिस्ट ऑफ जो है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा है वो भी बताया गया है। तो आप उन वीडियोज को जाकर जरूर देखें ताकि जो है आप क्वेश्चंस को जो RTI से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे थे कि सेक्शन 5 का जो 4(5) है, सेक्शन 5 के 4 में बताया गया है कि जो CPIO है वो फंक्शन अपने काम को डिस्चार्ज करने के लिए दूसरे ऑफिसर्स का हेल्प ले सकता है। और 5 के 5 में दिया हुआ है कि जो अदर ऑफिसर्स है जिससे हेल्प मांगा गया है वो हेल्प करेगा। और जो है कोई RTI का वायोलेशन होता है किसी प्रोविजन का तो उसके केस में वो भी डीम्ड CPIO माना जाएगा। ठीक है, या उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है या जो है कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। सेक्शन 4 के 4 में क्या दिया हुआ है, तो सेक्शन 4 में आपको पता है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी है। ठीक है, और उसी तरह से जो है सेक्शन 6 के 5(6) है। तो सेक्शन 6 में 5(6) सब सेक्शन है ही नहीं, सेक्शन 6 में 3 तक ही सब सेक्शन है और 7 का 6(7) है। तो सेक्शन 7 में जो है 9 सब सेक्शन है और सेक्शन 7 के सब सेक्शन 6 में क्या बोला गया है, तो सेक्शन 7 के सब सेक्शन 6 में बोला गया है कि जो CPIO है अगर विद इन टाइम लिमिट यानी 30 दिनों के अंदर या 48 घंटे के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो जो उसको जो इन्फॉर्मेशन देना होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना होगा, ये लिखा हुआ है इसमें। और साथ में दिया हुआ है कि जो CPIO है वो थर्ड पार्टी के इन्फॉर्मेशन को देने से पहले उसको क्या करेगा, उसको चॉइस देगा रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ RTI सेल। जैसे आप देखते होंगे कि RTI सेल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, RTI सेल बना हुआ है हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में। बेसिकली जो है नोडल ऑफिसर का जो ऑफिस होता है वही RTI सेल के रूप में काम करता है। ठीक है, तो सेल का क्या काम होता है, तो द सेल विल बी ए सिंगल रेफरेंस पॉइंट टू रिसीव अप्लीकेशंस, अपील्स, कंप्लेंट्स एंड डिसीजन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये स्टेटमेंट सही है। सेल का काम क्या है, तो जो अप्लीकेशन है उसको भी रिसीव करता है पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से, अपील है वो भी, कंप्लेन है वो भी, जो भी डिसीजन ऑफ CIC है वो भी, और उसके बाद फर्दर जो है उसको फॉरवर्ड कर देता है। द सेल विल इंश्योर अपलोडिंग ऑफ ऑल अप्लीकेशंस एंड अपील्स ऑन RTI MIS। ये भी सही है, एक RTI MIS नाम का पोर्टल बना हुआ है
जिस पे जो क्या करना है, अपील्स को, एप्लीकेशंस को अपलोड करना होता है। द सेल विल इंश्योर अपलोडिंग ऑफ ऑल कंप्लेंट्स एंड डिसीजन ऑफ CIC ऑन DMIS कंप्यूटराइज डायरी सिस्टम। ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनिटरिंग ऑफ RTI एप्लीकेशंस एंड अपील्स। तो जो ये जो मॉनिटरिंग ऑफ RTI एप्लीकेशंस और अपील्स है, उसका एनुअल रिपोर्ट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय CIC, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ RTI एप्लीकेशंस एंड अपील्स में क्या आता है, तो ये पहला जो हमारा स्टेटमेंट है ये सही है। क्यों, पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है कि एनुअल रिपोर्ट जो है ना CIC जो है ना वो तैयार करती है। ठीक है, अब क्वार्टरली रिपोर्ट रिगार्डिंग डिस्पोजल एंड रिसीट इंक्लूडिंग CPI वाइज, ये भी सही है, क्वार्टरली रिपोर्ट भी है, बाई मंथली रिपोर्ट भी है। तो जो है ना मॉनिटरिंग ऑफ RTI एप्लीकेशन से अपील्स में जो है ना एनुअल रिपोर्ट CIC के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो भी बनाना पड़ता है, क्वार्टरली रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है, मंथली रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ RTI एक्ट 2005 इफ एन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय ए पब्लिक अथॉरिटी सीकिंग एन इन्फॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी और विच इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर रिलेटिंग टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी, द पब्लिक अथॉरिटी रिसीविंग द एप्लीकेशन शुड ट्रांसफर द एप्लीकेशन टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। बेसिकली इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि RTI के किस सेक्शन में यह मेंशन किया गया है, क्या कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है और उसने क्या कर लिया है, कोई एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया है, क्या कर लिया है, एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया है जो दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है या उसका सब्जेक्ट मैटर दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, तो क्या पब्लिक अथॉरिटी जो है ना उसको क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा एप्लीकेशन को दूसरे पब्लिक अथॉरिटी को। तो ये किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो ये 6(3) में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, 6(3) में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है उसमें सेक्शंस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इस सेक्शंस को आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है आप हमारे वीडियो को जाकर जरूर देखें जो RTI के ऊपर हमने बनाए हैं। सेक्शन 6 में आपको पता है ये 3 सेक्शन है, सब सेक्शन है। तो पहला में हाउ टू फाइल RTI एप्लीकेशन, दूसरा में रीजन्स वगैरह नहीं देना है, तीसरा में एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना है। आप देखिए सेक्शन 5 का 4 है, ये हम बता ही चुके हैं इसमें क्या है। ठीक है, असिस्टेंस लेगा, असिस्टेंस देगा। ठीक है, और ये भी है सेक्शन 4 का 5 है। सेक्शन 4 का 5 होता ही नहीं है क्योंकि उसमें 4 ही सब सेक्शन है। 3 का 6 ये भी नहीं है, तो इसका आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ RTI एक्ट 2005 प्रोवाइड्स दैट ए पर्सन हु डिजायर्स टू ऑब्टेन any information of the RTI Act shall make a request in writing or through electronic means in English or in Hindi or in official language of the area in which the application is being made। बेसिकली आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन जो है, ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है, 6 से। आप देख रहे हैं इससे पहले भी जो है सेक्शन 6 से क्वेश्चन उठाया गया था, ये भी सेक्शन 6 से ही क्वेश्चन उठाया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि जो है RTI का कौन सा सेक्शन जो है यह बताता है कि कोई भी पर्सन जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है वो राइटिंग में क्या कर देगा, जो रिक्वेस्ट देगा वो किस में देगा, राइटिंग में देगा। और राइटिंग में भी दे सकता है या क्या है इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकता है, माने ऑनलाइन भी फाइल कर सकता है। ठीक है, लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है या ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है जिस एरिया में वो रहता है। ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ है, सेक्शन 6 के 1 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। सेक्शन 8 में है क्या, एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 10 में सेवरेबिलिटी, 12 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर। जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो क्या कहता है वो देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ RTI एक्ट 2005 डज इन्फॉर्मेशन मीन एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। बेसिकली ये पूछ रहा है कि RTI के किस सेक्शन में इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2 के F में। ठीक है, हमने जो डेफिनेशन से संबंधित हमारा दूसरा वीडियो है उसको आप जाके जरूर देखिए, ट्रिक के साथ आपको सेक्शन आसानी से याद हो जाएगा। जैसे 2 के F में इन्फॉर्मेशन है, उसी तरह से जैसे E में कम्पीटेंट अथॉरिटी का डेफिनेशन है, उसी तरह से H है, H में क्या है, तो 2 के H में क्या दिया हुआ है वो उसके बारे में जो है वो आप आसानी से, आई में क्या दिया हुआ है उसके बारे में आसानी से जान सकते हैं। आई यानी आँख से ही रिकॉर्डिंग होता है, तो रिकॉर्ड के बारे में दिया हुआ है।
ठीक है, तो ये है, आप जाके देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 एनी कंप्लेंट मेड अगेंस्ट an officer of government and any possible action the authorities might have taken on complaint qualify as a personal information within meaning of this section। बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए किसी ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, कंप्लेन मिला है, और उस कंप्लेन के ऊपर, उस कंप्लेन को कंसिडर करते हुए उस ऑफिसर के ऊपर अगर कोई एक्शन लिया जाता है, ठीक है, किसी कंपिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगा वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आता है। और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आरटीआई के किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो 81J में, ठीक है, 81J में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 62A है, 62 है, तो 62A तो है नहीं, 62 तो है, जिसमें बोल रहा है कोई रीजन नहीं देना है आरटीआई इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए। 91 है, 91D नहीं है, 9 में एक ही सेक्शन है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। 10 है, 10 में सेवरेबिलिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर रिगार्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट आरटीआई का क्या है, उसमें क्या क्या मेंशन रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो आरटीआई एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा, डेट देना पड़ेगा, और पब्लिक अथॉरिटी के पास वो कब रिसीव होता है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेगी फॉर्मेट में। नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिशियल टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द सीपीआईओ, ये भी मेंशन रहेगा। तो इसका भी जो करेक्ट कौन है, तो दोनों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स टू डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम टू एडवांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक अबाउट एक्सरसाइज ऑफ देयर इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बेसिकली ये बोल रहा है कि आरटीआई का कौन सा सेक्शन यह कहता है कि जो गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, एजुकेशनल प्रोग्राम प्रिपेयर करेगी, ठीक है, और पब्लिक को क्या करेगी, पब्लिक के लिए ऑर्गेनाइज करेगी, उसको क्या ट्रेनिंग देगी आसानी से समझने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, जो है आरटीआई लगाने के लिए। तो वो बेसिकली किस में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ है, 26 में, किस में दिया हुआ है, 26 में दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 26(1)(a), ठीक है, इसी में दिया हुआ है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो प्रोग्राम प्रिपेयर करेगा, एजुकेशनल प्रोग्राम, अपने सीपीआईओ को भी ट्रेंड करने के लिए, स्टाफ को भी ट्रेंड करने के लिए, पब्लिक को भी ट्रेंड करने के लिए, ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब सेक्शन 28 है, 28 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रूल बना सकता है। 30 में क्या है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज है। 32 कोई सेक्शन है नहीं, 31 तक ही है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 प्रोवाइड्स दैट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी शुड डिस्पोज ऑफ अपील विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द अपील्स। आप देख रहे हैं, बोल रहा है कि आरटीआई का कौन सा सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कितने दिनों में अपील डिस्पोज ऑफ करेगा। तो आप जानते हैं अपीलेट अथॉरिटी कितने दिनों में अपील डिस्पोज, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है उसी के बारे में दिया हुआ है टाइम लिमिट, होगी 30 दिन में क्या करेगा, 30 दिन में जो है ना 30 डेज में अपील डिस्पोज ऑफ करना है, या मैक्सिमम 45 डेज हो जाएगा, ठीक है। 45 डेज होगा तो उसको रीजन देना पड़ेगा डिले क्यों हुआ है, ऐसे 30 डेज। या एक इसमें दिया हुआ है, बेसिकली जो है एक इसमें दिया हुआ है कि 30 दिन 45 दिन जो है, ये अपील किस में दिया हुआ था, 19 में, 19 के सब सेक्शन 6 में दिया हुआ है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 के 6 में दिया हुआ है कि जो फर्स्ट अपील जो आएगा उसको 30 दिन के भीतर या 45 दिन के, मैक्सिमम 45 दिन के भीतर डिस्पोज ऑफ करना होगा। आप अपील का जो हमारा वीडियो है उसको आप जाकर देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इट इज ऑब्लिगेटरी, क्या लिखा है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आरटीआई एक्ट टू पब्लिश रेलिवेंट फैक्ट्स हु फॉर्मुलेट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड अनाउंसिंग डिसीजन, ठीक है। बेसिकली इसमें दिया हुआ है कि पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है क्या करने, पब्लिश करने का, तो रेलिवेंट फैक्ट्स, जब पॉलिसी बना रहा होगा वो, तो रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को पब्लिश करने का
जो ऑब्लिगेशन है वो पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर है और किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो ए सेक्शन में दिया हुआ है 41C में, क्योंकि जो ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का, सुओ मोटो डिस्क्लोजर का, वो 4 में दिया हुआ है। और 4(1) के C में ये जो रेलिवेंट जो लिखा हुआ है कि पॉलिसी फॉर्मुलेट करते समय जो है ये पब्लिश करना है, ये 4(1) C में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। अब 5(2) में क्या दिया हुआ, कापियों का अपॉइंटमेंट है। 6(3) में क्या है, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन है इफ परटेन्स टू अदर पब्लिक अथॉरिटी। और 7 के 4 में क्या दिया हुआ है, तो 7 के 4 में क्या दिया हुआ है, तो 7 के 4 में देख लेते। 7 के 4 में दिया हुआ है कि जैसे जो RTI अप्लीकेंट है वो क्या कर रहा है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के लिए जो है CPIO को बोला है, और सेंसरली डिसेबल्ड है तो उसको असिस्टेंस देगा CPIO। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 7 के 4 में। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेंसरली डिसेबल्ड को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा CPIO। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ RTI 2005 गिव्स पावर टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन to the central to require the concerned public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered। तो आप ये देख रहे हैं, ये बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि CIC को कौन सा सेक्शन पावर देता है क्या करने के लिए, तो CPIO को या पब्लिक अथॉरिटी को बोलने के लिए कि आप कंपेंसेट करो एप्लीकेंट को जो लॉस हुआ है, कंप्लेनेंट को जो लॉस हुआ है उसका कंपेंसेट करोगे आप। ये किस में दिया हुआ है, बेसिकली इसके बारे में है पढ़ना है। तो आप जानते हैं किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 19 में, सेक्शन 19 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर B हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 7 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 17 में तो SIC से संबंधित है। ठीक है, 22 में क्या दिया हुआ है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ठीक है, 24 में क्या दिया हुआ है, जो इंटेलिजेंस के बारे में दिया हुआ है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट का है उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B। 19 में है, 19 के 8 में दिया हुआ है। आप हमारा अपील वाला जो है वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। 19 में जो है कुल 10 सब सेक्शन है, जो 19 का RTI का सेक्शन है उसमें कुल 10 सब सेक्शन है, तो 19 के 8 में ये दिया हुआ है कि कंपेंसेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, वो क्या कहता है, इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ विच वन ऑफ द following sections of RTI 2005 is it advised that public authorities may proactively disclose the details of foreign and domestic official tour undertaken by ministers and officials of the rank of joint secretary to the government of India and above and the heads of the department since 1 जनवरी 2012। बेसिकली ये है वही ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द RTI एक्ट 2005 लेज डाउन द इंफॉर्मेशन विच शुड बी डिस्क्लोज बाय पब्लिक अथॉरिटी ऑन सुओ मोटो और प्रोएक्टिव बेसिस। आप देख रहे हैं फिर ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज है, इसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। से पहले भी ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज वाला था, उससे पहले भी था, इसमें 4-5 क्वेश्चन जो है सेक्शन 4 से ही पूछा गया है, तो 41B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन में बी मेड कीपिंग इन माइंड द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द RTI एक्ट 2005। ये बोल रहा है कि जो सुओ मोटो जो डिस्क्लोज करना है, तो डिस्क्लोज करते समय जो CPIO है या पब्लिक अथॉरिटी है उसको क्या ध्यान में रखना है, तो सेक्शन 8 to 11 को ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, तो सेक्शन 8 में क्या है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ऐसा ना हो कि सुओ मोटो के चक्कर में एग्जेम्प्टेड वाला क्या कर दे, पब्लिश कर दे। ठीक है, 9 में जो कॉपीराइट वाला कर दे, 10 में सेवरेबिलिटी है, 11 में थर्ड पार्टी वाला इन्फॉर्मेशन जो देना नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है, उसको कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका B। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। जो 20 नंबर है वो देखते हैं। बोल रहा है कि कैग का पैरा है जिसमें ये बताया गया है कि जो सॉवरेंटी इंटीग्रिटी से संबंधित जो है ना, उसके बारे में बात किया गया है कैग के पैरा में।
ठीक है, और सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट की बात की गई है। तो ये जो है किस सेक्शन में कवर है, एग्जेम्प्टेड है और किस में कवर है, तो 8 में आएगा, आपको पता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट परटेनिंग टू द एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली जो है ये वो फिर ये किससे पूछ लिया है, सेक्शन 8। सेक्शन 8 से तो क्वेश्चन आता ही आता है, सेक्शन 8 से, सेक्शन 4 से, डेफिनीशन से, अपील से, पेनाल्टी से, ये सबसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये वीडियो जो है ना जो मैं बनाया हूँ जरूर जाके देखें, एकदम सिंपल भाषा में है और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है, एग्जेम्पशन वाला जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग बोल रहा है कि नॉट करेक्ट, बोल रहा है कि नॉट करेक्ट, इसमें कौन करेक्ट नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन विच डज नॉट अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में जो है ना, जो है एग्जेम्पशन फ्रॉम नॉट करेक्ट, तो ये जो है ना जो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी वाला जो है वो तो एग्जेम्प्टेड में आता है, जबकि ये बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन विच डज नॉट अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बोल रहा है कि ये सेक्शन 8 में आएगा, एग्जेम्पशन कैटेगरी में तो आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी से संबंधित नहीं है तो वो जनरल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन, ये 8 में आएगा। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और पार्लियामेंट स्टेट, ये भी 8 में आएगा, यानी इसको कर नहीं सकते हैं। जो फॉरेन गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस में इंफॉर्मेशन आया है उसको भी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉट करेक्ट जो है ये तो बी सी डी सब करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि 8 में जो दिया हुआ है कि सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो 8 में एग्जेम्प्टेड है, नॉट पर्टेन टू सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी वो 8 में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट है तो ए आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में क्या है, 22 नंबर में है कंसीडर करने के लिए स्टेटमेंट को थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग। तो क्या लिखा हुआ है, द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कैन डिस्क्लोज, क्या कर सकता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डिस्क्लोज कर सकता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी विदाउट इनवाइटिंग द थर्ड पार्टी टू बी इन्वॉल्व इन द मैटर। ऐसा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सीपीआई जो भी है, सीपीआईओ के पास थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको डिस्क्लोज करने के लिए जो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये बोल रहा है कि इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कैन डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट इन्वाइटिंग। तो विदाउट इन्वाइटिंग तो कैसे कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा पहला। द थर्ड पार्टी है द राइट टू मेक एन अपील, ये भी सही है, अपील कर सकता है। अगर सीपीआई ने डिसाइड कर लिया है कि देना है तो थर्ड पार्टी के पास अपील का ऑप्शन होगा। इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ डिपार्टमेंट अपीलेट, तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकंड अपील भी फाइल कर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द पीआईओ कैन नॉट डिस्क्लोज थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन अनलेस द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 11 इज फॉलोड, ये भी सही है कि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन को सेक्शन 11 में दिए गए प्रोसीजर को बिना फॉलो किए हुए डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। तो हमारा जो बोल रहा है करेक्ट कौन सा है, तो 2, 3, 4 ये तीनों करेक्ट है। तो 2, 3, 4 जो है ना ये बी नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ए नंबर क्या है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी आगे बढ़ते हैं और अगला जो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर है। विच हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द कमिटी टू रिकमेंड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कमिटी होती है, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट क्या करता है, उनको अपॉइंट करता है। तो उस कमेटी में बोल रहा है कौन सा मेंबर नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर तो मेंबर रहता ही है, लीडर ऑफ अपोजिशन ही रहता है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहता है जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ये जो है ना ये किस में दिया हुआ है, तो ये सेक्शन 12 में दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 12 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC है और उसी में ये भी पढ़ना है क्या, जो भी किस तरह से अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसका। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पेनाल्टीज अंडर द RTI एक्ट 2005, यानी पेनाल्टी पढ़ लेते हैं क्या है, एज मेंशन इन 21 द CIC और SIC में इम्पोज ए पेनाल्टी ऑफ 200, क्या लिखा है 250 रुपीज each day till application is received, however the total penalty amount shall not exceed 25,000। ये सही है स्टेटमेंट कि वो जो है क्या कर सकता है,
एक दिन में 250 रुपये लगाएगा और मैक्सिमम 25,000 लगा सकता है। दूसरा है कि CPIO SPIO शैल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर एनी पेनल्टी इज इम्पोज। बेसिकली इसमें बोल रहा है कि CPIO SPIO के ऊपर कोई भी पेनल्टी लगाने से पहले उसको क्या अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बी हो जाएगा। इसका आंसर बोथ हो जाएगा, बोथ, यानी बोथ एक एंड दो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है RTI वीक। RTI वीक जो है ना, ये जब मैं पहला वीडियो बनाया था RTI का, उसी में ये पढ़ाया गया है। ये जो RTI सप्ताह है वो कब मनाया जाता है, तो 5 से 12 अक्टूबर को RTI सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट अंडर RTI 2005 as expeditiously as possible in any case within 30 days of the receipt of the request, provide the information on payment of such fee as may be prescribed as expeditiously as possible in any case within 30 days of the receipt of the request, reject the request for any of the reasons specified इन सेक्शन 8 एंड 9। बेसिकली जो है ना, ये सेक्शन 7 से क्वेश्चन उठाया है। कहाँ से उठाया है, सेक्शन 7 से। सेक्शन 7 में ही दिया हुआ है कि जो CPIO SPIO है वो एप्लीकेशन के रिसीव होने के 30 दिनों के भीतर क्या करेगा, उस पर क्या करेगा, उस पर उसको रिप्लाई करेगा। या तो पैसा मांगना है तो पैसा मांगेगा, और जो भी है उसका इन्फॉर्मेशन उसको देगा, रिप्लाई करेगा। और दूसरा में है कि जो है या तो अगर 30 दिन के भीतर अप्लाई कर दे, नहीं तो सेक्शन 8 एंड 9 में का हवाला देते हुए इसको रिजेक्ट कर दे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 7 का जो है ना सब सेक्शन 1 से जो है ना क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा उसको लेते हैं 27 नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस क्या है, नॉट कंसीडर्ड एज ए पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी तो समझ ही रहे हैं। पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन आप देखेंगे, डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा है जो RTI के सेक्शन 2 में दिया हुआ है। वो पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन क्या है, तो पब्लिक अथॉरिटी उसको बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, पब्लिक अथॉरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड, ये पहला स्टेटमेंट सही है। इस्टेब्लिश्ड बाई प्राइवेट एंटिटी नॉट फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ये सही है। इस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड एनी लॉ मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो हमारा RTI का जो क्वेश्चन सीरीज है ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।